फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उन सभी सभ्यताओं से भी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है और यह एक नगरीय सभ्यता थी। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर दयाराम साहनी द्वारा इस जगह की खुदाई का काम शुरू किया गया। तो इसकी खोज किसने की? उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक डायरेक्टर जो थे जॉन मार्शल थे, और दयाराम साहनी जो पुरातत्व के अधिकारी थे जिन्होंने खुदाई का काम किया, वो दयाराम साहनी थे। तो अगर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि औजारों में और बर्तनों में सबसे पहले तांबे और कांसे का प्रयोग किया गया। तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोहे का प्रयोग बहुत बाद में किया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं यह सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके दक्षिण में दैमाबाद तक था, और पश्चिम में सुतकागेंडोर जो समुद्र के तट पर है, सुतकागेंडोर, वहाँ से लेके उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। और यह त्रिभुजाकार आकृति में था, जिसका स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्रफल जो था 12,99,000, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ही विशाल क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, त्रिभुजाकार आकृति और इसका क्षेत्रफल। सिंधु घाटी सभ्यता में 7 महत्वपूर्ण शहर हैं जो नगरीय योजना के तहत बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो, धौलावीरा और बनावली। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। यह हड़प्पा के नाम पे ही सिंधु घाटी सभ्यता को कभी कभी हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मांडगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। कहाँ स्थित था? रावी नदी के तट पर मांडगोमरी जिले में, जो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित था। पहले ही पढ़ चुके हैं। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। हड़प्पा सभ्यता में 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जिसमें पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था। 2 टीले का मतलब 2 क्षेत्रों में बांट दिया जाता था एक नगर को। पूर्वी टीले में नगर टीला, जहाँ लोग रहते थे, वहाँ की नगर के निवासी रहते थे, और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था। तो पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला का मतलब है वहाँ सामरिक दृष्टि से वहाँ सेना रखा जाता था। यहाँ से श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है, विशाल अन्नागार, शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है, समाधि R37 जो एक समाधि है जिसका नाम R37 रखा गया, यहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, आइए मोहनजोदड़ो को देखते हैं। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, लरकाना जिले में, और किस नदी में? सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं देखते हैं। विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं, स्नानागार जहाँ स्नान करते थे, बड़े बड़े स्नान करने के लिए कमरे बनाए गए थे, वो प्राप्त हुए हैं। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, कांसे से बने हुए एक नर्तकी जो नृत्य करते हुए स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपति महादेव की एक मुहर प्राप्त हुई है। पशुपति महादेव जो रुद्र अवतार माना जाता है, रुद्र का एक अवतार माना जाता है, उसकी मुहर प्राप्त हुई। दाढ़ी वाला मनुष्य की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई। एक मनुष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है जो दाढ़ी वाला है। अब बुने हुए कपड़े प्राप्त हुए। कालीबंगा,
राजस्थान में गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे, या किस नदी के किनारे कालीबंगा? घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान के गंगानगर जिले में। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। इसके बाद बी के थापर और बी लाल द्वारा 1961 से 1971 के बीच यहाँ खुदाई का कार्य किया गया था। कई जगह पे इसलिए बी के थापर और बी लाल का भी मिलता है, लेकिन प्रथम बार इसकी खोज 1953 में ए के घोष या अमलानंद घोष ने की थी, और बी के थापर और बी लाल ने इसका उत्खनन कार्य बाद में किया था। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए देखते हैं। जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, अग्नि वेदिका यज्ञ कुंड प्राप्त हुए हैं, ऊँट की हड्डी प्राप्त हुई है, लकड़ी का एक हल प्राप्त हुआ है, कांच और मिट्टी की चूड़ी, कांच और मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मनके बनाने का कारखाना, मनके जो हार में जो लगाए जाते हैं, मनके जो छोटा छोटा होता है वह प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है जो प्लास्टिक या किसी चीज़ से बनाया जाता था। चनहुदड़ों, चनहुदड़ों सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यह भी सिंधु नदी के तट पर है। कौन सा क्षेत्र किस नदी के तट पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। तो चनहुदड़ों किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार द्वारा की गई थी। यहाँ से भी मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह प्राप्त हुआ है। एक पदचिन्ह प्राप्त हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि बिल्ली चूहे का पीछा कर रहा है, और लिपस्टिक के अवशेष प्राप्त हुए हैं कुछ। लोथल, आइए देखते हैं लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1957 से 58 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगनाथ राव ने 1957-58 में इसकी खोज की थी। यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ से प्राप्त हुए हैं मानव निर्मित बंदरगाह प्राप्त हुए हैं लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुआ है, चावल की भूसी प्राप्त हुए हैं, अग्निवेदिका यज्ञ कुंड यहाँ से भी प्राप्त हुए, शतरंज का खेल के निशान प्राप्त हुए हैं कि उस समय में शतरंज का खेल खेला जाता था। धौलावीरा, यह गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। यह गुजरात राज्य के कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज 1985 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की थी। R.S. बिष्ट भी कहा जाता है इन्हें। इसकी खोज 1985 में R.S. बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। यहाँ जल निकासी प्रबंधन बहुत ही अच्छा था। इस नगरी शहर में, इस सिंधु घाटी सभ्यता के इस शहर में जल निकासी प्रबंधन धौलावीरा में बहुत अच्छा था। यहाँ से जल कुंड प्राप्त हुए हैं, और जो नगर की योजना थी समांतर चतुर्भुज के रूप में की गई थी। एक समांतर चतुर्भुज में जिसे 4 समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, नगर की योजना उस प्रकार से की गई थी। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। इसकी भी खोज 1973 में R.S. बिष्ट ने की थी। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से मनके और जौ के निशान प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से हड़प्पा काल से पहले के और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मतलब हड़प्पा काल से पूर्व जो संस्कृतियाँ थे उनके भी अवशेष प्राप्त होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होता है, और हड़प्पा कालीन संस्कृति के बारे में भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। सुरकोतड़ा, यह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त होती हैं। तो घोड़े की अस्थियाँ एकमात्र सुरकोतड़ा क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। सुरकोतड़ा शहर के नगर के अवशेषों में घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। नगरीय योजना, आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना किस प्रकार की थी। अब यह हड़प्पा सभ्यता में अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। पहले बताया कि 2 टीले रहते थे, एक नगर टीला और एक दुर्ग टीला। दुर्ग टीला ऊंचाई पर होता था, जहाँ उच्च वर्ग के लोग जैसे राजा या उस समय के जो शासक वर्ग थे वो रहते थे, और एक नगर टीला था जहाँ जो नीचे क्षेत्र में रहते थे, जहाँ नगर के निवासी रहा करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर रहते थे, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे, जिसे नगर टीला कहा जाता था। इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। ग्रिड प्रणाली में कहने का तात्पर्य है कि सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। अन्न भंडारों का निर्माण
हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी, बहुत सारे नगरों से अन्न के भंडार, अन्नागार, विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। जली हुई ईंटों का प्रयोग पहली बार हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग किया गया। इससे पहले किसी भी सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यहाँ आग से जलाकर ईंटों का प्रयोग किया गया। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ही प्रभावी थी, बहुत ही अच्छे तरीके से जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। हर घर से नाली निकल के एक मुख्य नाली रहती थी जिसमें जाती थी, और ये मुख्य नाली को भी आगे जाके किसी नदी या नाले में बहा दिया जाता था। बहुत ही अच्छी जल निकासी की व्यवस्था थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्नान घर और आंगन होता था। हर घर के अंदर एक स्नान घर होता था। विशाल स्नानागार बहुत जगह से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की कृषि के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन किया जाता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा के उत्पादन के संकेत भी प्राप्त होते हैं। यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। चावल के उपयोग के संकेत के निशान बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्राप्त की। इन्होंने सर्वप्रथम कपास की खेती प्राप्त की। सबसे पहले कपास की खेती करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और वो गाय, सुअर, गधा आदि पाले जाते थे। हाथी और घोड़ा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। घोड़ा के प्रमाण सिर्फ सुरकोतड़ा से मिलते हैं, जहाँ से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए इनका धार्मिक जीवन देखते हैं। ये कौन से धर्म का पालन करते थे, क्या किसकी पूजा करते थे, उनका अध्ययन करते हैं। टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इसमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि धरती की पूजा करते थे। वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, तो पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। जिस प्रकार से पृथ्वी धरती से अन्न की उपजा होता है, पौधे पेड़ हमें अन्न देती है, तो उसी प्रकार से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें कि स्त्री के गर्भ से, महिला के गर्भ से पौधे निकल रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि प्रकृति की पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे, पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। आज के शिव भगवान की पूजा उस समय पशुपतिनाथ के रूप में की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की भी पूजा किए करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था, और दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। तो बहुत दो महत्वपूर्ण पशु थे उस समय जिनकी पूजा की जाती थी, एक सींग वाले सांड की, एक सींग वाले गैंडे की, और कुबड़ वाले सांड की। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता इतनी अच्छी नगरीय सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी, तो इसका पतन किस प्रकार से हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण माने जाते हैं। इसमें व्हीलर के अनुसार यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण है। आर्य जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिनका वैदिक सभ्यता प्रारंभ होती है, तो आर्य का आगमन होना प्रारंभ हो गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उनके आने के बाद से उनके आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। बहुत से पुरातत्वविद यह मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कारण प्रकृति को मानते हैं। बाढ़ से बहुत लोग मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ का आक्रमण हुआ, सभी सारी नगरीय शहर थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, जो नदियों के किनारे थे, सिंधु नदी, घग्घर नदी, रावी नदी, तो इन नदियों में जब बहुत विशाल बाढ़ आया तो उनसे ये सभ्यता के नगर नष्ट हो गए। कुछ लोग यह मानते सिंधु घाटी सभ्यता का आर्यों के आक्रमण से हो गया। कुछ मानते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बाढ़ आए उसके कारण हो गया। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विशाल सभ्यता थी, तो यह नहीं कहा जा सकता कि इसके नगरों का नाश जो हुआ किसी एक कारण से हुआ। कहीं महामारी के कारण हुआ, कुछ बाढ़ के कारण समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से बहुत से कारण थे जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कोई एक मत नहीं है इसके पतन के कारण की। इस प्रकार से आज का हमारा यह क्लास समाप्त होता है।